नमस्कार प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्लास चैप्टर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग चैप्टर को समझने से पहले हम पावर शेयरिंग का मीनिंग समझेंगे। पावर शेयरिंग शक्तियों का बंटवारा। अब जो पावर्स हैं उनको बांट देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनको डिवाइड कर देना या उनको डिसेंट्रलाइज कर देना। यहां हम एक पाई चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ एक पावर्स का एक ग्रुप है, पावर्स है यहाँ पे, और इन पावर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज। इस सेंटर से हम बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए पावर्स जो है वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, व्हाटसोएवर इट इज। देन political parties, they are also powerful, whether it is ruling party or is opposition party। दोनों ही पार्टीज के पास पावर होती है। आप देखते हैं जो रूलिंग पार्टी जो है उसको अपोज किस तरह से करती हैं और कैसे उनके अपोजिशन की वजह से रूलिंग पार्टी जो है उसको अपनी जो बातें हैं उसको कंट्रोल करनी पड़ती हैं, अपनी पॉलिसीज को रोकना पड़ सकता है। इसी तरह पीपल, लोगों की जब हम बात करें तो लोग भी पावरफुल हैं, उनमें भी पावर्स उनके पास होती हैं। यहाँ लोगों के पास प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो पावरफुल बनते हैं। वोटिंग राइट्स भी उनकी पावर है। इसी तरह लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लैंग्वेज बेस्ड यदि पावर्स को बांट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। लैंग्वेज बेस्ड हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, कोई भी बेस्ड वहां हो सकता है। तो यहाँ पावर शेयरिंग से हमारा मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब हम बात करते हैं कि हमें इसको क्यों पढ़ने की जरूरत है। व्हाई डू वी नीड टू शेयर द पावर्स? पावर्स को क्यों शेयर करने की जरूरत होती है? तो पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम दो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी की में, वन इज बेल्जियम एंड अदर इज श्रीलंका। हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंट्रीज के एथनिक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इनकी किस तरह से यहाँ पावर शेयर हुई है उनको देखेंगे। एथनिक कंपोजिशन of these two countries, one is Belgium, other is Sri Lanka। जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। इट्स एरिया इज स्मॉलर देन आवर स्टेट हरियाणा एंड सिमिलर इज विद श्रीलंका। इट इज ऑल्सो ए स्मॉल कंट्री। नाउ हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो बेल्जियम है, यूरोप में है। इट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। और ये जो है एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ का जो कंपोजिशन है वो किस तरह का है? यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस के ग्रुप्स हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है क्योंकि श्रीलंका जो है उसके कंपैरिजन टू बेल्जियम का जो कंपोजिशन है इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा जटिल है। वो किस तरह से है? क्योंकि कंट्री लेवल पे और स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे और कैपिटल लेवल पे माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए किस तरह से। ये हम कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। बेल्जियम में कंट्री लेवल पे 3 कम्युनिटीज बेल्जियम में है। नंबर 1 इज डच, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 जर्मन। और यदि ये तो है कंट्री लेवल की बात, यदि हम कैपिटल लेवल की बात करें, ब्रुसेल्स वहां की कैपिटल है, वहां की बात करें तो वहां 2 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज डच, नंबर 2 फ्रेंच। अब यहां देखिए
जो कंट्री की बात करते हैं, कंट्री लेवल पे डच आर इन मेजोरिटी, दे आर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, दे आर इन मेजोरिटी, एंड फ्रेंच दे आर 40%, German they are 1% only. So here we see that in country or in Belgium country level, Dutch are in majority, French and German both are in minority. On the other hand, if we talk about capital city Brussels, here Dutch are in minority, they are 20%, and French are in majority, they are 80%. आप यहाँ देख रहे हैं कंट्री में डच जो है वो 59% मेजोरिटी में है, जबकि जो कैपिटल की बात करते हैं ब्रुसेल्स में तो वो डच माइनॉरिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच, और कंट्री में मेजोरिटी में डच है। इसी तरह से कंट्री में माइनॉरिटी में फ्रेंच और जर्मन है और कैपिटल में डच, तो ये रिवर्स होता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ जो है टेंशंस क्रिएट होने का कारण जो है वो क्या था कि जो डच जो थे देवर इन मेजोरिटी कंट्री लेवल, बट देवर इन माइनॉरिटी एट इन कैपिटल लेवल, और डच जो थे देवर रिलेटिवली पुअर, वो गरीब थे। फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल, देवर हैविंग मोर पावर्स। सो डच कम्युनिटी स्ट्रगल, they raise their voices for the equal representation system. उन्होंने कहा कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं, जबकि आप कैपिटल में मेजोरिटी में हो केवल, तो हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई थी वहां। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं श्रीलंका की। इन श्रीलंका 2 कम्युनिटीज आर देयर, 2 लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज आर देयर। ये भी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है, यहां भी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन हम देखेंगे। नंबर 1 इज सिन्हाला, दे आर 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकेंड इज तमिल्स, दे आर 18%, and in this 18% 2 kind of Tamils are there, Indian Tamils and native Tamils। ये जो है इस 18% में ये 5% और 13%। अब जो बचे हुए हैं, जो बच गए, इसमें तीसरी कम्युनिटी है वहां, वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस को बोलते हैं, क्रिश्चियन। दे आर 7%। और चौथी जो कम्युनिटी है वो है मुस्लिम्स, दे आर 1%। ये दोनों जो हैं दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, सिन्हाला एंड तमिल। तो ये वहां का कंपोजिशन है। अब यहां पर भी जो है एक सिस्टम हुआ कि यहाँ मेजोरिटी में जो थे उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और उन्होंने मेजोरिटेरियन सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने तमिल्स को और दूसरे जो रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग थे, चाहे वो तमिल थे या सिन्हाला थे, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से दोनों ही जगह कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस हुए। अब हम समझेंगे कि इन दोनों ने किस तरह से उसको डील किया और कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सॉर्ट आउट हुए। सबसे पहले हम बेल्जियम को लेते हैं। बेल्जियम का जो कंपोजिशन हमने देखा, कैपिटल का भी और कंट्री का भी, उन्होंने बड़ी वाइजली एक सिस्टम फॉलो किया, दैट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, अकोमोडेशन पॉलिसी। उसको हम कह सकते हैं, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सब लोग अकोमोडेट करें। अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को 4 टाइम्स अमेंड किया बिटवीन 1970 टू 1993। और ये जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, उस अमेंडमेंट में उन्होंने कुछ प्रोविजंस किए, उनको हम पढ़ते हैं। वो क्या किए उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट्स बिटवीन 1970s टू 1993। अब वो क्या अमेंडमेंट थे, क्या प्रोविजन किए उन्होंने? सबसे पहला हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो कंट्री है बेल्जियम, वहां जो मेजोरिटी में डच थे 59% और माइनॉरिटी में जो है वो फ्रेंच और जर्मन थे। तो जो डच जो थे मेजोरिटी में, उन्होंने माइनॉरिटी के लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया कंट्री लेवल की गवर्नमेंट में। तो यहां क्या हुआ? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। Equal representation accepted by Dutch majority at country level। कंट्री लेवल पे डच जो मेजोरिटी में थे, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि फ्रेंच और जर्मन है, उनको भी हम इक्वली जो है अपने कंट्री में रिप्रेजेंटेशन देंगे। बेसिकली फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। दूसरा जो काम हुआ, जब कंट्री लेवल पे डच मेजोरिटी ने फ्रेंच माइनॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्रुसेल्स में कैपिटल लेवल की गवर्नमेंट है, उसमें फ्रेंच ने डच जो माइनॉरिटी में थे उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन followed in capital also by French majority। यहां पर मेजोरिटी में फ्रेंच है, वहां पर मेजोरिटी में डच है। दोनों ने, डच ने कंट्री लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंच माइनॉरिटी को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दिया कि गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें इक्वली हम मिनिस्टर्स की संख्या रखेंगे फ्रेंच और डच की। और सेम जो है कंट्री लेवल पे जो फ्रेंच मेजोरिटी में थे, उन्होंने डच माइनॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दे दिया कंट्री लेवल की गवर्नमेंट में। अब बच गया जर्मन 1%, तो उसके लिए एक और सिस्टम उन्होंने किया, दैट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड सिस्टम जो है इसी अमेंडमेंट जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका थर्ड जो था दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ, जो चाहे कोई भी कहीं भी रहे, नो मैटर ए पर्सन लिव्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बिलोंगिंग टू एनी कम्युनिटी, whether it is Dutch, French or German, there will be a government that is community government, and for that government those communities will elect at community level. French will elect French community government, German government, and Dutch government, and these governments will work for the betterment of their community. तो ये तीसरा सिस्टम उन्होंने अपनाया। अब जब ये जो एकोमोडेशन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई, बिकॉज ऑफ दिस एकोमोडेशन पॉलिसी एवरीथिंग सॉर्ट आउट, एवरीथिंग वाज स्मूथ, सब कुछ स्मूथ हो गया और दोनों कम्युनिटीज, तीनों कम्युनिटीज आराम से पीसफुली को एग्जिस्टेंस के साथ रहने लगी। तो ये जो पॉलिसी है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, और इसमें सब कुछ स्मूथ जो है हो जाता है, एवरीथिंग इज स्मूथ। अब दूसरी साइड में जो हम बात करें श्रीलंका की, व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजोरिटी थी और माइनॉरिटी थी, वहां किस तरह से उन्होंने डील किया, तो श्रीलंका जो है वहां उन्होंने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म। ये जो मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम था, इसके तहत उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट में कुछ प्रोविजन किए उन्होंने। सबसे पहला, क्योंकि वहां
जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1956 में, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी और दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ सिन्हाला स्पीकर्स। और इसलिए उस गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन किए। सबसे पहला जो प्रोविजन था वो ये था कि सिन्हाला लैंग्वेज जो थी इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा जो प्रोविजन किया उन्होंने जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको प्रिफरेंस देना शुरू कर दिया जॉब्स में। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज टू सिन्हाला। प्रिफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिन्हालास इन जॉब्स। और जो तीसरा जो प्रोविजन किया था उन्होंने वो था जो बुद्धिज्म था उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड प्रमोटिंग बुद्धिज्म। यहां हम देखते हैं कि जो सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में होने की वजह से उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट वाज वेरी एडवर्स फॉर देम। उन्होंने जॉब्स में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको प्रिफरेंस देना शुरू कर दिया और बाकी जो तमिल्स थे उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग थे, बुद्धिस्ट बौद्ध रिलीजन था, दे स्टार्टेड प्रोमोटिंग दैट। बिकॉज ऑफ दिस द पीपल हु वर नॉट सिन्हाला स्पीकर्स, those who were Tamils, whether they were native Tamils or Indian Tamils, they started demanding equality. They started demanding equal rights. They demanded that along with Sinhala, the Tamil should also be used as official language. They started demanding equal opportunity in jobs on the basis of talent, not on the basis of speaking community or the language. So this policy was very bad for Sri Lanka, and because of this civil war started there. Civil war का मतलब होता है जब एक ही देश में टू कम्युनिटीज आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे और उसका लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसमें बड़े स्केल पे लोग मारे जाएं, बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो। तो इस तरह की पॉलिसी ने वहां ये सिविल वार को जन्म दिया एंड पीपल स्टार्टेड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज। तमिल जो थे उन्होंने दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट नेशन। और सेपरेट नेशन जो उन्होंने मांगना शुरू किया उसमें सबसे बड़ा जो एक ग्रुप था तमिल्स का जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज लिट्टे। आपने नाम सुना होगा, LTTE, लिट्टे। LTTE जो था इसमें क्या था, इसका फुल फॉर्म देखिए पहले, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल मीन्स नेशन और स्टेट और कंट्री। जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे दे स्टार्टेड डिमांडिंग तमिल नेशन। उन्होंने कहा दिस इज नॉट आवर नेशन, वी कैन नॉट सर्वाइव विद देम बिकॉज दे आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी, then Prime Minister of India Rajiv Gandhi, when civil war was going on in Sri Lanka, on 21st May 1991 में 21st May को जो तमिल जो
लिबरेशन के लोग थे जो तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे श्रीलंका में, बिकॉज दे बिलोंग टू इंडिया ऑल्सो, तमिल्स, इंडियन तमिल्स जो 5% वहां थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडियन गवर्नमेंट शुड इंटर्व इन द मैटर एंड शुड सपोर्ट देयर कॉज in Sri Lanka. And when Indian government supported them also, but when they were not satisfied with the support of the Indian government, they attacked, they assassinated our then Prime Minister Rajiv Gandhi in a suicide bomb attack. तो इस तरह से जो श्रीलंका में जो पावर्स को शेयर नहीं किया, वहां मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया, जबकि बेल्जियम है वहां पे पावर्स को शेयर कर दिया, अकोमोडेशन की पॉलिसी आई, तो वहां सब कुछ स्मूथ हो गया। लेकिन बेल्जियम के मॉडल की तरह से श्रीलंका ने वैसा फॉलो नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट द नेशन वाज ऑन डेंजर, देयर वाज violent conflicts in the country. It also damaged, harmed the national economy, और इन सारी चीजों ने देश को पीछे धकेल दिया। तो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी, जो दोनों मॉडल्स को अच्छे से पढ़ा। तो अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे इसकी नीड को और थोड़ा सा समझेंगे, और दूसरा जो है कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं पावर शेयरिंग के, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।